आज मैं आप लोगों के लिए एक फिल्म लेकर आया हूँ। ये 2002 में बनी एक स्वीडिश साइंस फिक्शन फिल्म है। मीरा की कहानी 2005 के दूर के वर्ष में घटित होती है। पृथ्वी पर जहरीली गैस फैली हुई है। चाहे मनुष्य हो या जानवर, 2.5 मिनट से कम समय तक इसे सांस में लेने से तुरंत मृत्यु हो जाएगी। इसकी घातकता अत्यंत अधिक है। बचे हुए कुछ लोग केवल भूमिगत ही रह सकते हैं। यदि मानवता इस जहरीली गैस से निपटने का कोई उपाय नहीं खोज पाती है, तो पूरी मानव सभ्यता नष्ट हो जाएगी। सौभाग्य से हमेशा कोई न कोई रास्ता होता है। जीवित बचे लोगों में कुछ बेहद बुद्धिमान व्यक्ति भी थे। उन्होंने एक संगठन बनाया। उन्होंने मिलकर जहरीली गैस को खत्म करने के तरीकों पर शोध किया। उस महिला का नाम मीरा था। वो मुख्यालय द्वारा भेजे गए कर्मचारियों में से एक थी। वो दशकों से भूमिगत रहकर काम कर रही थी। उसके दैनिक कार्य में जहरीली गैस से संबंधित डेटा रिकॉर्ड करना शामिल था। इसके अलावा वो जीवित बचे लोगों की संख्या भी गिनती थी। फिर कंप्यूटर के माध्यम से डेटा मुख्यालय को भेजें। डेटा को अंतिम रूप देने और संग्रहित करने के बाद समय पर काम खत्म करें। रोजाना का काम बेहद नीरस और उबाऊ है। हर दिन बेस्वाद खाना खाने के बाद मैं खुद को फिट रखने के लिए कुछ व्यायाम करूंगा, या फिर समय बिताने के लिए कुछ खराब मशीनों की मरम्मत करूंगा। अगर सच में कुछ करने को नहीं है, तो मैं मुख्यालय से भेजे गए वीडियो देखूंगा। ये वीडियो सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को भेजे जाएंगे। उन्हें दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करना, दुनिया को जल्द से जल्द फिर से बनाने के लिए गैस से मिलकर लड़ना। कैरेट नक्शा देख रहा था। उसका अच्छा दोस्त जैक दूसरे क्षेत्र का प्रभारी था। प्रत्येक आउटसोर्स कर्मचारी को एक विशिष्ट क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। शाम हो चुकी थी। कैरेट अनमने ढंग से एक किताब पढ़ रहा था। तभी उसने कंप्यूटर पर एक संदेश सुना। कैरेट जांच करने के लिए कंप्यूटर के पास गया। उसे पता चला कि आपूर्ति आने वाली है। इसलिए अगले दिन कैरेट में गैस से बचाव के लिए अपने सुरक्षा उपकरण पहन लिए और आत्मरक्षा के लिए एक पिस्तौल भी साथ रख ली। अंत में उसने गैस मास्क पहना और आपूर्ति लाने के लिए बाहर जाने की तैयारी की। पूरा बंकर अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित था। इसमें एक उन्नत फिल्टरेशन सिस्टम लगा था। इससे क्रैल बंकर में स्वच्छ हवा में सांस ले सका। जल्द ही क्रैल सतह पर आ गया। बाहर जहरीली गैस और धुआं भरा हुआ था। वहां एकदम सन्नाटा था। जीवन का कोई संकेत नहीं था। तभी एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान ने आपूर्ति का एक जत्था पहुंचाया, लेकिन डिलीवरी का स्थान गलत था। ये गलती से झील में गिर गया। क्रैल को इसे निकालने के लिए पानी में उतरना पड़ा। सौभाग्य से बक्सों में पानी नहीं गया। भोजन से उनकी आजीविका सुरक्षित थी। और इस तरह दिन बीतते गए। कैरेट हर दिन वही काम करता रहा। इससे उसे बहुत आंतरिक अशांति हुई। समय के साथ वो चिड़चिड़ा होने लगा। अचानक एक दिन सभी कंप्यूटरों ने नेटवर्क क्रैश की सूचना दी। इससे मुख्यालय से संपर्क करने का उसका एकमात्र साधन भी छिन गया। आपूर्ति समाप्त होने का अर्थ निश्चित मृत्यु था। उसे तुरंत मुख्यालय को संकट संकेत भेजना था। इसलिए उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए पास के किसी मित्र को ढूंढने का फैसला किया। वो मुख्यालय से मदद मांगने के लिए अपने मित्र के सिग्नल टावर का उपयोग करना चाहता था। कैरेट ने अपनी पिस्तौल उठाई। उसने अपना सामान पहना और वापस जमीन पर उतर गया। चूंकि इस यात्रा में काफी समय लगेगा, कैरेट ने प्रवेश द्वार को छिपाने के लिए कपड़ा ढूंढा, ताकि अन्य जीवित बचे लोगों द्वारा उसे देखा न जा सके। कैरेट के साथ एक रोबोट था, जो बाज जैसा दिखता था। वो हमेशा उसके साथ रहता था, आपातकालीन जानकारी देने के लिए तैयार। पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया था। निराशाजनक वातावरण दम घोंटने वाला था। चारों ओर फैली जहरीली गैस ने पूरे शहर को और यहां तक कि पूरी दुनिया को असुरक्षित बना दिया था। एक दिन और एक रात चलने के बाद उन्हें आखिरकार सिग्नल टावर मिल गया। लेकिन क्राल ने पहले पानी की तलाश में बंकर जाने का फैसला किया। लेकिन प्रवेश द्वार पहले से ही पानी से भरा हुआ था। इसका मतलब था कि बंकर अब रहने लायक नहीं था। क्राल जल्दी से सिग्नल टावर पर चढ़ गया। जब वो सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा, तो उसने एक आदमी को मेज पर बेसुध पड़ा पाया। करीब से देखने पर पता चला कि वो उसका दोस्त जैक था। ऐसा लगता है कि वो पहले ही मर चुका है। फिर मेज पर एक आत्महत्या पत्र मिला। पता चला कि जैक ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसका बंकर पहले ही